नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि हमारे जितने भी अपडेटेड एवं लेटेस्ट इनिशिएटिव्स जो होते हैं और जितने भी वीडियो होते हैं, ठीक है, उनकी लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होती है। तो यदि आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप इसे ज्वाइन करें। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप जो है वो इंस्टॉल करना होगा। इसके पश्चात आप सर्च ऑप्शन में जाइएगा और वहाँ पर @ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये टाइप करके सर्च कीजिएगा। उसमें आपको एक ज्वाइन का ऑप्शन आएगा और ज्वाइन का ऑप्शन पर क्लिक करके आप हमारे इस ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, यूट्यूब कई सारे जो वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस जो है वो नहीं भेजता है, ठीक है। तो आपको हमारे जितने भी वीडियोस जो कि हमेशा से फ्री रहे हैं और आगे भी हमेशा फ्री ही रहेंगे, तो उनके अपडेटेड एवं लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त होगी। तो आप इसे अवश्य ज्वाइन करें। इसके अलावा यदि आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। इसके अलावा अन्य कई जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आप वहाँ भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी ये जो सीरीज़ अभी संचालित हो रही है ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो राज्य सेवा परीक्षा की मुख्य परीक्षा 2018 के प्रश्न पत्रों पर संचालित की जा रही है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोग जो पूर्व वर्षों में 2014 से लेकर के 2018 तक के जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हैं उन सभी के प्रश्नों के मॉडल आंसरों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में 2018 के जो प्रश्न पत्र क्रमांक प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो 5वां प्रश्न पत्र है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका मॉडल आंसर हमें किस प्रकार लिखना होगा, ठीक है। तो हम प्रारंभ करते हैं हमारा 5वां प्रश्न पत्र जो कि सामान्य हिंदी के ऊपर है। दोस्तों, इसमें जो प्रश्न आता है पहला वो प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में या 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए, ठीक है। और ये जो प्रश्न है ये मतलब आपके 20 प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रश्न की जो अंक निर्धारित हैं वो 3 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार जो पुरानी वाली जो व्यवस्था है उसमें ये 60 अंकों का सेक्शन आपका रहता है, लेकिन जो 2020 में नया सिलेबस आया है उसमें इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है। अब इसमें आपके 75 अंकों के प्रश्न रहेंगे और कुल 25 प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अर्थात आपका प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहेगा, लेकिन अब 25 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 200 नंबर के पेपर में केवल और केवल 75 नंबर का जो पार्ट आपका रहेगा वो 3 अंकों वाले प्रश्नों का रहेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। पाठ्यक्रम में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया है, ठीक है, 2020 और 2019 के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में, ठीक है। कमोबेश उसमें कुछ चीज़ें निकाल करके निबंध के पेपर में जोड़ दी गई हैं, क्योंकि निबंध का पेपर अब पूरे तरीके से बदल दिया गया है, ठीक है। पहले जो निबंध का पेपर था पुराने पैटर्न में उसको काफ़ी चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो उसके ऊपर बाद में हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं हिंदी के पेपर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। दोस्तों, हिंदी का जो पेपर होता है, जनरल हिंदी का जो पेपर होता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा में, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी मेरिट बनाने में, अर्थात आपको जो आपकी रैंक है उसको सुधारने में। कारण क्या है, क्योंकि एमपीपीएससी में जो हिंदी का पेपर है, सामान्य हिंदी का पेपर, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इसके अंक जो है वो आपके अंतिम जो चयन होता है, अंतिम जो चयन सूची होती है, जो अंतिम परिणाम होता है उसमें आपका जोड़ा जाता है। अर्थात जो साक्षात्कार और मुख्य परीक्षा के जो नंबर होते हैं उसमें सामान्य हिंदी के नंबर भी ऐड किए जाते हैं। तो ये 200 नंबर का पेपर है, काफ़ी इजी रहता है इसका सेक्शन, ठीक है। और सिलेबस भी काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी स्कोरिंग जो है वो विषय है जी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न हम देखेंगे, सौर श्रेणी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों, सौर श्रेणी अपभ्रंश के नागर रूप से निकलने वाली 2 आधुनिक भाषाओं के नाम पूछे गए हैं।
3 अंकों का प्रश्न है। केवल इसमें आपको ये बताना है कि सोर्स यानी अपभ्रंश से नागर रूप की जो आधुनिक भाषाएं दो वो कौन कौन सी निकली हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर भी उसी प्रकार से देंगे। देखिए, सोर्स यानी अपभ्रंश के नागर रूप से 2 आधुनिक भाषाएं जो निकली हैं उनमें पश्चिमी हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा राजस्थानी। ठीक है, तो ये 2 आधुनिक भाषाएं हैं जो सोर्स यानी अपभ्रंश के नागर रूप से जो है वो निकली हैं या इनकी उत्पत्ति इससे हुई है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। मेवाती बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो देखिए, उपभाषा राजस्थानी है, ठीक है, बोली मेवाती, तो मेवाती बोली राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आती है और इसका जो प्रमुख क्षेत्र है जहां पर जो बोली जाती है वो है उत्तरी राजस्थान, अर्थात जो नॉर्दर्न राजस्थान है वहां पर ये वाली बोली जो है मेवाती बोली ये बोली जाती है। राजस्थानी उपभाषा का विकास जो है वो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ, जो कि हमने ऊपर देखा था। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खड़ी बोली का सर्वाधिक प्राचीन उपयुक्त नाम लिखिए। जो खड़ी बोली है, ठीक है, उसका सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम हमको लिखना है। ठीक है, तो खड़ी बोली का सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम क्या है? कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी कहा जाता है, जो कि इसका सर्वाधिक उपयुक्त प्राचीन नाम है। ठीक है, खड़ी बोली कब कहा जाने लगा? जब साहित्यिक भाषा बन गई कौरवी, तो ये खड़ी बोली के रूप में जानी जाने लगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, राजभाषा संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ठीक है, तो हम सभी को पता है भाग 17 में अनुच्छेद 343 की जब हम बात करते हैं तो उसमें राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान है उनका वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। तो इसका उत्तर भी ऐसे ही देंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में राजभाषा संबंधी प्रावधान वर्णित हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दंतोष्ठ्य वर्ण। दंतोष्ठ्य वर्ण किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हमें पता है इसको, अगर हम इसका संधि विग्रह करेंगे दंतोष्ठ का तो दंत और ओष्ठ आ जाएगा, दंत धन ओष्ठ आता है। ठीक है, तो मतलब दांत और होठों की बात यहाँ पर की जा रही है। तो जिन वर्णों का उच्चारण दांत और होठों के द्वारा होता है, ठीक है, दोनों के माध्यम से होता है, वो दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण भी हम लोग देंगे, जैसे कि बा वर्ण को दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण दांत और ओष्ठ के मतलब होंठ के संयोग से होता है। उदाहरण है वेद, वयोवृद्ध आदि। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, लोकोक्ति को परिभाषित कीजिए। लोकोक्ति और जो मुहावरे हैं उसमें लोकोक्ति के बारे में पूछा गया है, लोकोक्ति को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसको अगर तोड़ेंगे हम तो हमें पता है कि लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? लोक धन उक्ति, अर्थात लोक अर्थात जनता, लोगों के बीच में प्रचलित जो उक्ति या कोई कथन है, ठीक है, उससे तात्पर्य होता है लोकोक्ति का। तो लोकोक्ति से तात्पर्य या लोकोक्ति अर्थात लोकोक्ति से तात्पर्य क्या है? लोकोक्ति अर्थात लोकधन उक्ति से तात्पर्य ऐसे कथन या उक्ति से है जो परंपरागत रूप से समाज में प्रचलित होती है एवं इस पर सामाजिक जीवन का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, तो ये लोकोक्ति कहलाती है, जो लोगों के सामान्य जीवन में, ठीक है, क्या है? एक उक्ति के रूप में, कथन के रूप में प्रचलित होती है और जो परंपरागत रूप से क्या है? समाज में प्रचलित हो जाती है। जब कभी भी कोई ऐसा अवसर आता है, ठीक है, जो उस उक्ति से रिलेट करता है, प्रासंगिक होता है, तो उस उक्ति का प्रयोग जो है वहां पर किया जाता है। चलिए दोस्तों उदाहरण देखते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना। ठीक है, ये लोक में प्रचलित एक उक्ति है कि ओखली में सर दिया तो मूसल से क्या डरना, अर्थात हम लोगों ने यदि कोई काम प्रारंभ कर दिया है, ठीक है, तो फिर अब उस काम में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए, ठीक है, कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, उससे डरने से क्या फायदा, ठीक है, उसे पूरा करना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा और बोली में क्या अंतर है। ठीक है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो अंतर बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों अथवा अपने भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। सीधी सी बात है दोस्तों, हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ इसको आप लोगों के लिए, तो ये भी हमारी जो भाषा के आधार पर ही मैं आपसे अपने विचार और अपने भावों को बोलकर या लिखकर आपके समक्ष प्रकट कर पा रहा हूँ। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है या भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों, अपनी भावनाओं आदि को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। जबकि स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त जो स्थानीय व्यवहार होता है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर, ठीक है, तो जबकि स्थानीय व्यवहार में प्रयुक्त तथा अल्प विकसित रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। ठीक, तो बोली हम लोगों को पता है क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती है। ठीक है, स्थानीय जो लोग मतलब दैनिक जीवन में जो आपस में लोगों की बोलचाल की जो भाषा होती है, ठीक है, वो बोली कहलाती है। ठीक, ये क्या है? ये भाषा का ही अल्प विकसित रूप है। ठीक है, और इसमें व्याकरण जो होता है उसका अभाव पाया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से स्थानीय व्यवहार में जो प्रयुक्त की जाने वाली अल्प विकसित रूप में प्रयोग की जाने वाली जो भाषा है उसको बोली कहा जाता
है। दूसरा महत्वपूर्ण जो अंतर हम लिखेंगे इसमें, ठीक है, दूसरा क्या होगा, भाषा का मान्य लिखित स्वरूप होता है, जबकि एवं इसमें साहित्य की रचना होती है। हम सभी को पता है कि भाषा जो होती है इसका एक मतलब फोनेटिक होता है, ठीक है, अपना एक लिखित मतलब व्याकरण होता है, इसका एक लिखित स्वरूप होता है, एवं इसमें साहित्य की रचना होती है। जो विभिन्न भाषाएं हम लोग देखते हैं तो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग साहित्य की रचना की गई है, ठीक। हिंदी साहित्य अलग हो गया, कन्नड़ साहित्य अलग हो गया, तेलुगु में उसके साहित्य की रचना अलग है। इसी प्रकार जबकि बोली का क्या होता है, बोली का कोई मान्य स्वरूप नहीं होता और इसमें साहित्य की रचना भी नहीं होती है, ठीक। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यण संधि किसे कहते हैं, ठीक है, या और णा, यण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो हम सभी कैसे लिखेंगे, यदि ई उ, यदि छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद, ठीक है, ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, छोटे ऊ बड़े ऊ का वाह हो जाएगा और ऋषि का क्या हो जाएगा, रा हो जाता है, ठीक है। तो ये यण संधि कहलाती है, ठीक है। यण संधि मतलब किसके अंतर्गत आती है, स्वर संधि का एक रूप है यण संधि, ठीक है। इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे, उदाहरण यदि धन अपि, तो यदि में इसमें छोटी ई और अपि में आ, ठीक है। तो ई और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आना, स्वर ही चाहिए। स्वर हम सभी को पता है दोस्तों, जो आ ई उ, ठीक है, ये स्वर के अंतर्गत आते हैं और उसके बाद जो का से स्टार्ट होते हैं हमारे, ठीक है, का वर्ण से का, वा, का, खा, गा, घा, ठीक है, ता, था, धा, धा, ना, पा, फा, बा, बा, मा, ये सब व्यंजन जो है वो उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो स्वर के ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ई या ई का क्या हो जाएगा, मतलब क्या होगा, हम तो ऊपर देखा हम लोगों ने कि ई या ई के स्थान पे या हो जाएगा, ठीक है। छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा, ठीक है। तो छोटी ई आया प्लस इसके बाद कोई भिन्न स्वर, मतलब दूसरा स्वर आता है, ई या ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद ई आएगा तो वो क्या, दीर्घ जो है मतलब संधि का उदाहरण हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसका उदाहरण हो जाएगा। तो ई या ई के बाद कोई दूसरा स्वर अर्थात छोटी बड़ी को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आ जाता है। तो यहाँ पर यद्यपि में क्या आ रहा है, यदि धन अपि, अर्थात इसमें छोटी के बाद कोई भिन्न स्वर अर्थात आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसका ई या ई का क्या होता है, या हो जाता है। तो ये यदि धन अपि अर्थात यद्यपि, इसका ये उदाहरण यहाँ पर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देवनागरी लिपि की 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है। जो देवनागरी लिपि है, ठीक है, उसकी कोई 3 विशेषताएं हमको बतानी है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, ध्वनि एवं लेखन के स्वरूप में निश्चितता, ठीक है, अर्थात जो ध्वनि जो होती है, ध्वनि अर्थात जो मतलब सबसे छोटी इकाई जो होती है किसी भी भाषा की, वो ध्वनि कहलाती है, ठीक है। तो ध्वनि एवं जो लेखन के स्वरूप में क्या होती है, निश्चितता होती है, ठीक है, मतलब सर्टेनिटी होती है, ठीक। इसके बाद देवनागरी लिपि की 3 विशेषताओं में दूसरी विशेषता है पढ़ने में सरल एवं शीघ्रता से लिखी जा सकती है। और अगला है सुडोल अक्षर एवं स्पष्ट उच्चारण वाले अक्षर जो है वो देवनागरी लिपि में पाए जाते हैं। तो ये इसकी 3 प्रमुख विशेषताएं हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, शामिल किया गया है, अर्थात जो हमारी 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है। तो हम सभी को पता है 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा, ठीक है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा हम सभी को पता है कि आपका जो 21वें मतलब संविधान संशोधन के अलावा 71वां और 92वां ये संविधान संशोधन है जिनके माध्यम से अन्य जो भाषाएं हैं उनको भी जोड़ा गया, क्योंकि प्रारंभ में मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, ठीक है। 8वीं अनुसूची में कितनी, 14 भाषाएं थी, ठीक है। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। और 92वां जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, संथाली, ठीक है, ये सारी। तो ये इसका जो उत्तर पूछा गया वो 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पूछा गया, सिंधी भाषा के संदर्भ में, ठीक। अब अगला प्रश्न है हमारा, संकर शब्द किसे कहते हैं, संकर शब्द किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। संकर का यदि हम इंग्लिश में अनुवाद करें तो होता है हाइब्रिड, ठीक है। और हाइब्रिड जो बीज हम सभी को पता है, ठीक है, मतलब जेनेटिक रूप से मॉडिफाई करके जो हाइब्रिड जो संकर प्रजातियां जो बनाई जाती हैं, अर्थ संकर शब्द मतलब आप सिंपल शब्दों में समझिए कि 2 चीज़ों को मिला करके कोई नई चीज़ बना देना, ठीक है, तो वो क्या होगी, संकर प्रजाति कहलाती है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में जब शब्द की बात की जा रही है तो 2 भिन्न स्रोतों से जो आए शब्दों के मेल से जब भी कोई नया शब्द बनता है तो वो संकर शब्द कहलाएगा। तो इसी प्रकार उत्तर देंगे, 2 भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से निर्मित नए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं।
अब इसको उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि पान धन दान। ठीक है, अब पान क्या है, हिंदी शब्द है, दान क्या है, फारसी शब्द है, इन दोनों से मिलकर बन गया पानदान। ठीक है, इसके बाद रेल, तो रेल कैसा, अंग्रेजी शब्द है, जबकि गाड़ी हिंदी शब्द है, इन दोनों से मिलकर बना रेलगाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा, संकर शब्द क्या होते हैं। ठीक है, उसके उदाहरण भी दिए हमने। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हम देखते हैं, परसर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, अब परसर्ग क्या होता है, कि किसको परसर्ग कहा जाता है, ये बताना है, और दो उदाहरण लिख करके स्पष्ट कीजिए कि परसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बताएंगे परसर्ग की परिभाषा। परसर्ग क्या होता है, किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ये मतलब कारकीय संबंधों को प्रकट करने वाले जो चिन्ह हैं उनको परसर्ग कहा जाता है। ठीक, तो ये चिन्ह होते कौन से हैं, उदाहरण के द्वारा हम इसको स्पष्ट करेंगे। जैसे कि उदाहरण हो गया, राम ने कुत्ते को डंडे से मारा। ठीक है, अर्थात ये ने हो गया आपका, को हो गया और से हो गया, ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखिए क्या कह रहा है, किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्ह। ठीक है, तो जो आपका राम, देखिए आप इसमें देखिए, राम देखिए, कुत्ता देखिए, डंडा देखिए और मारा देखिए। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के अंतर्गत ये आते हैं, राम कुत्ता डंडे। ठीक, ये सब हो गए, और इनके कारकीय संबंध हो, इनके आपस में संबंध को, ठीक है, स्पष्ट करने वाले या प्रकट करने वाले जो चिन्ह होंगे, तो ये हो गया ने, को, से, ये क्या होगा, ये परसर्ग हो गए। तो किसी वाक्य में, ठीक है, किसी वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के कारकीय संबंध को प्रकट करने वाले चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, दो उदाहरण पूछे हमसे। अध्यापक बालकों पाठ पढ़ाया। ठीक है, तो परसर्ग क्या होगा, अध्यापक ने बालकों को, ठीक है, ने और को, ये क्या हो गए, परसर्ग हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार ये परसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुनासिक एवं अनुस्वार किसे कहते हैं। दो दो उदाहरण लिखिए। ठीक है, तो अनुनासिक, ठीक है, इसको आप देखेंगे तो नासिक मतलब नासिका से जिसका उच्चारण होता हो, ठीक है, नाक से ज़्यादा आता हो, हवा से, मुख से कम, ठीक है, उसमें हवा निकलती हो, सांस निकलती हो, वो अनुनासिक कहलाते हैं। और अनुस्वार हमको पता है जिसका केवल नाक से होता है, जो पंचमाक्षर होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका, दो दो उदाहरण के साथ इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं दोस्तों, इसमें नाक से बहुत कम एवं मुख से अधिक अधिक सांस निकलती है, अनुनासिक। ठीक है, ठीक है, और इसमें क्या होता है, चंद्र बिंदु, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आंसू, आत आदि। ठीक है, इसमें आप जब बोलेंगे आंसू, आत आदि, तो आपकी मुख से ज़्यादा जो है वो हवा निकलेगी और नाक से कम हवा निकलेगी। ठीक, और अनुस्वार क्या कहते हैं, अनुस्वार में आपकी नाक से अधिक हवा निकलती है। ठीक है, अनुस्वार क्या होता है, इसके उच्चारण में आपकी नाक से अधिक एवं मुख से कम सांस निकलती है। ठीक है, जो हवा होती है, जो वायु होती है, वो आपकी नाक से अधिक निकलेगी, ठीक, और आपके मुख से कम निकलती है, वो अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे कि इसमें बिंदु का प्रयोग किया जाता है, जैसे अंक, अंश आप बोलेंगे तो आपके मुख से जो है वायु का प्रवाह कम होगा, जबकि नाक से प्रवाह जो है वो ज़्यादा होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला है हमारा प्रश्न, कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर लिखिए। ठीक है, कर्मधारय एवं बहुब्रीहि समास में अंतर बताना है और एक एक उदाहरण भी देना है। तो देते हैं हम लोग। कर्मधारय समास क्या होता है, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा पद विशेष या उपमेय होता है। ठीक है, तो ये हमने डेफिनेशन दे दी कर्मधारय समास की। उदाहरण देखेंगे, चरण कमल, चरण क्या हो गया, उपमेय, तथा कमल क्या हो गया, उपमान। ठीक है, अगला देखते हैं, बहुब्रीहि समास क्या होता है। देखिए, जबकि बहुब्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण या का कार्य करते हैं। जैसे कि चक्रधर, तो चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है, चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। तो ये समस्त जो पद हैं इस वाक्य के, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है, किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। अब संज्ञा क्या है, श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के लिए किसका विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, क्या, चक्र को धारण करता है जो अर्थात श्री कृष्ण। तो ये हो गया चक्रधर, बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, हंस पद किसे कहते हैं। ठीक है, हंस पद को दूसरे शब्दों में त्रुटि पूरक जो चिन्ह होता है वो कहा जाता है, जिसको कि हम लोग कहीं ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, तो उदाहरण सहित समझाना है तो उदाहरण सहित समझाते हैं इसको। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका उत्तर, हंस पद। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, त्रुटि पूरक चिन्ह भी कहा जाता है। ये इसका चिन्ह जो है वो डायग्राम जहां पर बना हुआ है। लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। ठीक है, उदाहरण देंगे, जैसे, ठीक है, जैसे क्या, आप कल नई दिल्ली वापस चले जाना। अब मान लीजिए यहाँ पर भूल गए थे वापस लिखना, तो इसको नीचे लगा करके आप लिख देंगे वापस चले जाना। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है, त्रुटि पूरक जो चिन्ह होता है उसको हंस पद कहा जाता है।
अगला जो क्वेश्चन हमारा दोस्तों वो है संपर्क भाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो संपर्क भाषा हम सभी को पता है जो क्या करती है, मतलब देश विदेश में, ठीक है, व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, राज्य राज्य के बीच में क्या करती है, संपर्क स्थापित करने के काम आती है। ठीक है, वो संपर्क भाषा कहलाती है। तो इसका उत्तर देंगे अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बाद भी जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति से, राज्य राज्य से तथा देश विदेश के मध्य संपर्क स्थापित होता है वह भाषा क्या कहलाती है, संपर्क भाषा कहलाती है। ठीक है, यदि पूरे विश्व की बात करें तो अंग्रेजी एक ऐसी वैश्विक भाषा है जिसको संपर्क भाषा हम कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संपूर्ण विश्व में क्या है, प्रचलित है। ठीक, इसके बाद ये हमारे 3 अंकों वाले जो प्रश्न है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं। इनकी संख्या रहती है 20। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। ठीक है, सामान्य हिंदी के पेपर में अब ये 75 नंबरों का हो गया है और अब प्रश्नों की संख्या रहेगी 25। ठीक, और आपका जो पाठ्यक्रम है वो वही का वही है। पाठ्यक्रम में कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, केवल इस बार जो 2020 का नया पाठ्यक्रम है उसमें कुछ अलंकार जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, जैसे शब्दालंकार और मतलब इस प्रकार के कुछ अलंकार जोड़ दिए गए हैं। कुल 5-6 अलंकार हैं, उनको जोड़ा गया है नए पाठ्यक्रम में। ठीक, तो उन्हीं को आपको अलग से पढ़ना होगा, बाकी का पाठ्यक्रम हिंदी का एज इट इज है। ठीक, और आपके जो अर्थशास्त्रीय पत्र थे, शासकीय पत्र थे, प्रतिवेदन आदि, उन सभी को हटा दिया गया हिंदी के पेपर से। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस इस बार हिंदी के पेपर में किए गए हैं। ठीक, और निबंध के पेपर में भी क्या किया गया है, काफ़ी चेंज इस बार हुआ है, मतलब टॉपिक जो है स्पेसिफाई करके दे दिए गए हैं। ठीक, और एक टॉपिक अब करंट अफेयर का भी उसमें जोड़ दिया गया है। और हिंदी में जो चीज़ हटाई गई है, आपके प्रतिवेदन, ठीक है, शासकीय पत्र वगैरह, वो सभी के सभी आपके अब ऐसे वाले पेपर में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित गद्यावतरण का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। अर्थात हमको एक गद्य दिया हुआ है, ठीक है, इसका हिंदी से में क्या करना है, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। ये काफ़ी इजी वाला पार्ट है हिंदी के, जनरल हिंदी के पेपर में हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी इन दोनों में अनुवाद करना रहेगा आपको। ठीक है, और ये जो पूरा सेक्शन है ये आपका 25 नंबर का रहता है। ठीक है, अर्थात एक आपका अनुवाद हिंदी का हिंदी से इंग्लिश में रहता है, ठीक है, और एक इंग्लिश से हिंदी में रहता है। ठीक है, और ये दोनों मिलाकर के 25 नंबर का सेक्शन आपका कवर करता है। ठीक, दोस्तों देखते हैं, हम अनुवाद करेंगे इसका। सबसे पहले पढ़ते हैं, समय पर कार्य करना, कहीं भी समय पर जाना, इसे समय की पाबंदी कहा जाता है। जो कोई भी 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं करता है उसे समय का पाबंद कहा जाता है। यदि तुम समय व्यर्थ करते हो तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। ठीक है, यदि तुम समय व्यर्थ करते हो तो समय तुम्हें नष्ट कर देगा। जो कोई भी समय का महत्व जानता है वह कभी अपना 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं करता है। जो हमेशा समय का पाबंद होता है वह उसकी नौकरी में उसके अधिकारी द्वारा अच्छा कर्मचारी समझा जाता है। इससे उसका समाज मित्रों व रिश्तेदारों में रुतबा बढ़ता है। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन हमको करना है हिंदी में। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि MPPSC में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है उसमें यदि आप वर्ड टू वर्ड जो आप मतलब कहते हैं ना रोमन वाली जो इंग्लिश लिख देते हैं, ठीक है, उसमें भी अगर आप ट्रांसलेट करके आते हैं तो भी आपको नंबर मिल जाते हैं। हाँ, कम नंबर मिलेंगे लेकिन नंबर मिल जाते हैं। अब वो कैसे होगा, मान लीजिए लिखा हुआ है उसका समाज, ठीक है, तो उसका समाज जो हम मैसेजिंग में करते हैं, व्हाट्सएप वगैरह में मैसेज में यूज़ करते हैं ना, इस प्रकार से भी लिख के आएंगे तो भी आपको कुछ नंबर उसमें मिल जाते हैं। क्योंकि RTI के द्वारा जब कॉपियाँ निकलवाई गई थी, ठीक है, तो यूट्यूब पर कुछ वीडियोस भी पड़े हुए हैं जिनमें कॉपियाँ दिखाई गई हैं, जो चयनित हुए हैं छात्र और हिंदी की कॉपी उन्होंने बताई है कि उन्होंने इस प्रकार से भी ट्रांसलेशन किया हुआ है, ठीक है, वर्ड टू वर्ड, तो उनको भी उसमें नंबर प्राप्त हुए हैं, लेकिन नंबर कम प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो जो ट्रांसलेशन होता है हिंदी से इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश में उसका क्या अर्थ होगा उस हिंदी के शब्द का, उस हिसाब से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो जितना अच्छा ट्रांसलेट करेंगे इसमें मैक्सिमम नंबर आपको प्राप्त होते हैं। तो हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, गद्य हमने पढ़ लिया है, अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। डूइंग वर्क ऑन टाइम, गो एनीवेयर ऑन टाइम इज कॉल्ड पंक्चुअलिटी। ठीक है, हम सभी ने पढ़ा ऊपर के अपना कार्य समय पर करना और कहीं भी समय पर पहुंचना क्या कहलाता है, मतलब समय का पाबंद कहलाता है वो व्यक्ति। तो मतलब क्या कहलाती है वो, पंक्चुअलिटी कहलाती है। एनीवन हु डू नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट ऑफ हिज टाइम, अर्थात कोई भी व्यक्ति जो अपने समय का एक भी मिनट व्यर्थ नहीं गवाता है, इज कॉल्ड पंक्चुअल, और वह क्या कहलाता है, समय का पाबंद कहलाता है। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम देन टाइम विल रूइन यू। ठीक है, यही लिखा हुआ था ऊपर, हमने देखा था गद्य में, यदि आप समय क्या करते हो, व्यर्थ करते हो, तो समय आपको क्या कर देगा, नष्ट कर देता है। एनीवन हु नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम ही विल नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति जो समय का महत्व जानता है, ठीक है, वो अपना एक भी मिनट जो है वो व्यर्थ नहीं गवाता है। एनीवन हु इज पंक्चुअल इज नोन इन हिज जॉब
अ गुड एम्प्लॉय बाय हिज सीनियर ऑफिशियल, अर्थात एनीवन हु इज पंक्चुअल, मतलब कोई भी जो समय का पाबंद है वो अपने, ठीक है, कार्यक्षेत्र पर क्या होता है, आप उसके जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनके द्वारा एक अच्छे कर्मचारी के रूप में जाना जाता है। ठीक, इट अपलिफ्ट्स हिज स्टेटस इन सोसाइटी, फ्रेंड एंड इन रिलेटिव्स, अर्थात ये क्या करता है, उसका जो सामाजिक जो स्तर होता है, मतलब उसका जो स्टेटस होता है, ठीक है, उसको क्या करता है, उसके समाज और उसके दोस्त और उसके रिश्तेदारों में ऊपर उठाता है। तो इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन हमने किया। इसके बाद अगला जो प्रश्न आता है इसी में वो आता है कि निम्नलिखित अंग्रेजी गद्यावतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, ऊपर हमने क्या किया था, हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर अगला जो आता है वो आता है आपका अंग्रेजी जो गद्यावतरण है उसका हिंदी में, अर्थात इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना है। ठीक, तो अब इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। बहुत ईजी वाला पार्ट है ये। देखिए क्या लिखा हुआ, अंटिल रिसेंटली द एनवायरमेंट हैज़ बीन लार्जली टेकन फॉर ग्रांटेड दैट इट विल continue as it always had to support our life and livelihood, providing the air that we breathe, the water that we drink, the food that we eat, and much of our industrial raw material. This is our biological capital. The basic advanced technology will come to naught, and any economic and political integrity of this biological capital is technology itself. अब इसका हमको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। ठीक है, तो बहुत सरल रहेगा। जब तक हाल ही में पर्यावरण को व्यापक रूप से सिर्फ देने वाला समझा जाता रहेगा, अर्थात केवल हम लोग क्या करें, पर्यावरण से ग्रहण करते रहें। ठीक है, यही माना जाएगा कि पर्यावरण क्या करता है, हमको कुछ ना कुछ हमेशा प्रदान करता रहेगा, तो ये समझा जाता रहेगा, तो ये जारी रहेगा जैसे हमेशा से है, हमारे जीवन और आजीविका को सहयोग करना। ठीक है, हमें वह वायु देना जिसमें हम श्वास लेते हैं, वह जल जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, और बहुत कुछ कच्चा माल हमारे उद्योगों के लिए। ठीक है, यह हमारी जैविकीय बायोलॉजिकल कैपिटल लिखा हुआ था, यह हमारी जैविकीय पूंजी है। और आधारभूत विकसित प्रौद्योगिकी भी तब व्यर्थ हो जाएगी जब कोई आर्थिक और राजनीतिक सत्यनिष्ठा इस जैविकीय पूंजी के लिए स्वयं प्रौद्योगिकी नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। आप कैसे भी कर सकते हैं ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने बताया उस प्रकार भी कर सकते हैं यदि आपका मतलब ट्रांसलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे से ट्रांसलेट करके आएँ, क्योंकि ये स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, और काफ़ी ईजी सेक्शन रहता है ट्रांसलेशन वाला। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित गद्यांश का 1/3 शब्दों में संक्षेपण कीजिए तथा रेखांकित पंक्तियों का भाव पल्लवन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, ये भी एक पार्ट है इसका, संक्षेपण और पल्लवन ये हमारे हिंदी के सिलेबस के, ठीक है, पार्ट हैं। तो संक्षेपण क्या होता है, पल्लवन क्या होता है और किस प्रकार किया जाता है, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रश्न आते हैं। और एक प्रश्न आता है आपका, ठीक है, जिसमें आपको क्या, ये 15 नंबर का मतलब प्रश्न आता है आपका, जिसमें आपको 10 नंबर मिलते हैं संक्षेपण के, और जो पंक्ति का भाव पल्लवन करना है उसका 5 रहता है। अर्थात ये वाला जो सेक्शन रहता है, जो प्रश्न रहता है, ये 10+5 रहता है। ठीक है, कुल 15 नंबर का प्रश्न रहता है। 10 नंबर में आपको संक्षेपण बताना है, अर्थात जो भी गद्य आपको दिया हुआ है उसका 1/3 शब्दों में आपको संक्षेपण करना होता है। और भाव पल्लवन, जो पंक्तियां उसमें रेखांकित रहती हैं, अंडरलाइन रहती हैं, उसका क्या करना होता है, आपको भाव पल्लवन करना होता है। तो देखते हैं हम लोग, मानव जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व होता है। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किसी भी निपुणता तथा कौशल को प्राप्त कर सकता है। अभ्यास के बल पर वह कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना सकता है। कालिदास, अर्जुन, एकलव्य इसके उदाहरण हैं। उन्होंने सतत अभ्यास के बल पर निपुणता हासिल की। अनेक प्रकार की ललित कलाओं में भी अभ्यास का महत्व असंदिग्ध है। संगीत और नृत्य जैसी कलाएं तो अभ्यास के बिना आ ही नहीं सकती। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद, जो हॉकी जादूगर कहलाते थे, भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के जादू का एकमात्र कारण उनका सतत अभ्यास ही था। ठीक है, अब इसका संक्षेपण करना है, तो इसका उत्तर कैसे देंगे हम लोग, संक्षेपण 1/3 शब्दों में करना है। ठीक, तो इसका उत्तर होगा, निरंतर अभ्यास से व्यक्ति किसी भी निपुणता एवं कौशल को प्राप्त कर सकता है। कालिदास, अर्जुन, एकलव्य इसके उदाहरण हैं। संगीत, नृत्य जैसी कलाएं तो अभ्यास के बिना आ ही नहीं सकती। भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद के जादू का एकमात्र कारण उनका सतत अभ्यास ही था। देखिए, संक्षेपण के जो नियम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण नियम ये होता है कि सबसे पहले तो आपको 1/3 शब्दों से ज़्यादा में उसका क्या नहीं करना, संक्षेपण नहीं करना है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण शब्द क्या होता है, जितनी भी मतलब अवांछित जो बातें होती हैं या अन्य मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं,
ठीक है। जो मतलब अनावश्यक जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनको आपको छोड़ देना है। केवल जो महत्वपूर्ण तथ्य जो है, महत्वपूर्ण वाक्य जो है, जो महत्वपूर्ण जानकारी है, उसी को आपको संक्षेपण में शामिल करना है। ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट आता है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, स्वयं को जिलाधिकारी इंदौर मानते हुए एक कार्यालय आदेश निर्गत करें जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो। देखिए ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये अब आपका सामान्य हिंदी के पेपर से हटा दिया गया है। ठीक है। कार्यालयी आदेश हो गया, प्रतिवेदन हो गया, शासकीय पत्र हो गया, अर्धशासकीय पत्र हो गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो प्रारूप, ठीक है, टिप्पण जो होता है, नोटिंग वगैरह, वो सब के सब आपका हटा दिया गया है अब हिंदी के पेपर से। इसको आपके छठे प्रश्न पत्र में जोड़ दिया गया है। जो आपका निबंध का पेपर है उसमें इसको ऐड कर दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पर इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही ये, तो इसका उत्तर देना है हमको, कार्यालयी आदेश बनाना है। तो कार्यालयी आदेश में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो कार्यालयी आदेश क्रमांक है, ठीक है, उसकी संख्या आपको यहाँ पर लिखनी होगी। आप अपने मन से कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। यदि आपको प्रश्न में दिया हुआ है कोई संख्या क्रमांक तो आप लिखेंगे, नहीं तो आपको केवल इतना बताना है कि संख्या कहाँ लिखी जाती है। तो उल्टे हाथ पर ऊपर की तरफ, सबसे ऊपर उल्टे हाथ पर संख्या लिखी जाती है। उसके बाद नीचे आपको स्थान लिखना होता है, इंदौर, और फिर उसके बाद दिनांक। ठीक है। यहाँ पर स्थान हो गया आपका और दिनांक। उसके बाद किसके द्वारा जारी किया गया है, तो मध्य प्रदेश शासन। ठीक है। और विभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग। अब आदेश, तो कार्यालय प्रकार किसका है, कार्यालयी आदेश का है, तो कार्यालयी का जो आदेश है वो लिखा जाएगा। ठीक है। अब आदेश क्या है, यह निश्चय किया गया है कि अब से किसी भी लिपिक को कार्यालयी पत्रावली किसी भी दशा में घर ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यही कहा गया है। देखिए प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा था, क्या कहा है। ठीक है। ये क्या आदेश का निर्गत करना है, जिसमें समस्त लिपिकों को कार्यालयी पत्रावली घर ले जाने की अनुमति ना हो। तो यही कार्यालयी आदेश हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो लिखा है। इसके बाद नीचे क्या होगा, जिलाधिकारी इंदौर जिसके द्वारा जारी किया गया है। ठीक है। और मध्य प्रदेश शासन। ठीक। और नीचे जो संलग्नक होते हैं, किस किस को ये प्रति जो है आपको भेजनी है, तो यहाँ पर आप संलग्न करके लिख सकते हैं। ठीक है। अनुलग्नक या संलग्नक इसको बोला जाता है। तो आप ये लिखकर वहाँ पर इसको समाप्त करेंगे। ये एक ऐसा पार्ट है सामान्य हिंदी का जिसमें कि आपको पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसका वेटेज यदि आप देखेंगे तो इसका वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी 25 नंबर का जो है पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है हिंदी में। 10 नंबर में या तो आपको पत्र, अर्धशासकीय पत्र वगैरह, कार्यालयी आदेश वगैरह प्रारूप लेखन आता है। इसके अलावा जो प्रतिवेदन आदि जो आते हैं वो 15 नंबर में आते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ईजी पड़ता है। ठीक है। बहुत छोटा इसका जो है वो टॉपिक है और आपको केवल प्रारूप याद रखना है और उस हिसाब से आपको लिख करके आना है। पूरे पूरे नंबर इसमें मिलते हैं। ठीक। इसीलिए हिंदी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है ना। एमपीपीएससी में ये एक बेनिफिट होता है हिंदी मीडियम के छात्रों को, जिनकी हिंदी अच्छी होती है उनको काफ़ी अच्छे नंबर इसमें मिलते हैं। अर्थात 200 में से लगभग मतलब हाईएस्ट 170-180 नंबर तक लोग ले करके आते हैं इस पेपर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों में से किन्हीं 5 के हिंदी पारिभाषिक रूप लिखिए। ठीक है। देखिए 10 शब्द दिए रहते हैं आपको, जिसमें से आपको अथवा में दिया रहता है इसका, या तो आप हिंदी वाले शब्दों का अंग्रेजी मतलब पारिभाषिक जो है वो मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म है वो वहाँ पर लिखिए, या फिर अंग्रेजी वालों का हिंदी में अनुवाद कर दीजिए। ठीक है। तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। और ये वाला जो पार्ट है ये 15 नंबर का होता है और प्रत्येक ट्रांसलेशन के, प्रत्येक पारिभाषिक जो रूप है उसका रूप लिखने के आपको 3 अंक मिलते हैं और उसमें कुछ आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करना होता है, केवल आपको ये बताना होता है कि भाई अगर यस का अर्थ क्या होता है, हाँ, तो बस आपको यही लिखना होगा। तो देखते हैं इसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होता है, सार। ठीक है। दूसरा हो गया आपका एनक्लोजर। एनक्लोजर का अर्थ होता है संलग्न पत्र या अनुलग्नक, जैसे कि ऊपर हमने देखा था कार्यालयी आदेश में। फिर आता है आपका कैडर। कैडर का क्या पारिभाषिक रूप होता है, संवर्ग। इसके बाद आता है आपका ज्यूडिशियल स्टाम्प, अर्थात न्यायिक मुद्रांक जो होता है, ज्यूडिशियल स्टाम्प इसको कहा जाता है। फिर आता है आपका ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल किसको कहते हैं, ट्रिब्यूनल का तात्पर्य होता है न्यायाधिकरण। ठीक। फिर आता है आपका प्रोबेशन। प्रोबेशन किसको कहा जाता है, परिवीक्षा को कहा जाता है। ठीक। इसके बाद आता है आपका कम्युनिक्यू। कम्युनिक्यू क्या होता है, विज्ञप्ति या सरकारी जो सूचना होती है उसको कम्युनिक्यू कहा जाता है। इसके बाद देखिए, ठीक है, अब ये हम लोगों ने क्या किया था, इंग्लिश से हिंदी वाला लिया था। अथवा में एक प्रश्न और रहता है जिसमें हिंदी से इंग्लिश दिया रहता है। ठीक है। काफ़ी इजी सेक्शन रहता है ये। इसमें भी 15 अंकों के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक जो है वो 3 अंक का रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित मुहावरों और कहावतों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है। ये काफ़ी इजी वाला पार्ट है, आप सभी को पता होगा। स्कूल टाइम से आप जब मतलब सामान्य हिंदी
ठीक है, रहती है हमारे सिलेबस में, स्कूल टाइम से रहती है, कॉलेज टाइम में भी रहती है, और ये एक फेवरेट क्वेश्चन रहता है सभी छात्रों का हिंदी में। ठीक है, मुहावरे एवं कहावतों का अर्थ स्पष्ट करना और उनका वाक्यों में प्रयोग करना, काफ़ी ईजी सेक्शन रहता है। इसका भी वेटेज कितना है, 15 नंबर का रहता है, और प्रत्येक जो प्रश्न रहता है उसका 3 अंक आपको प्राप्त होते हैं, और 10 जो है वो दिए रहते हैं, जिसमें से 5 आपको हल करना होता है। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं पानी पानी होना। ठीक है, पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना। ठीक, अब प्रयोग कैसे करेंगे वाक्य में इसका, चोरी का भेद खुलते ही राजू सबके सामने पानी पानी हो गया। इसका आपको 3 अंक प्राप्त होगा। ठीक है, ये काफ़ी इजी सेक्शन है, और पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलते हैं, 3 में से 3 ही नंबर मिलेंगे यदि आप अच्छे से लिख करके आते हैं। अगला जो है वो है जमीन पर पाँव ना पड़ना। ठीक है, जमीन पर पाँव ना पड़ना, तो हम सभी को पता है जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत कुछ अच्छा अचीवमेंट होता है, जैसे कि हम नॉर्मली कहते हैं कि फला फला दोस्त यार वो एसडीएम बन गया, जब से एसडीएम बना है तब से उसके पाँव ही ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं, है ना, जब से उसका सिलेक्शन हुआ है तब से उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तो वही चीज़ है अभिमान में रहना, तो ज़मीन पर पाँव ना पड़ना अर्थात अभिमान में रहना। जब से आशीष एसडीएम बना है उसके पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा लहू का घूंट पीना। ठीक है, लहू का घूंट पीना या खून का घूंट पीना अर्थात अपमान सहना, मजबूरी के कारण क्या करना, अपमान सहकर रह जाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है व्यवस्थावश अपमान सहन करना। ठीक, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे, सभा में कौरवों के द्वारा द्रौपदी का अपमान होते देख पांडव खून का घूंट पीकर रह गए। ठीक है, ये अभी महाभारत चली रही है, तो ठीक है उसी को देखकर मेरे जहन में ये एग्जाम्पल जो है वहाँ पर आ गया, तो मैंने यहाँ इसका वाक्य में प्रयोग किया। इसके बाद आता है आपको सांच को आँच नहीं। ठीक है, मतलब जो सच्चा होता है व्यक्ति उसको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आप सच बोल रहे हो तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो सांच को आँच नहीं अर्थ क्या है, सच्चे को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा, विपक्ष ने चुनाव के समय, विपक्ष ने क्या किया, विपक्ष ने चुनाव के समय सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए, किंतु जनता ने पुनः सरकार को चुनकर उसके कार्यों के आधार पर सत्ता में ला दिया। सत्य कहा है ये सांच को आँच नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका हो गया। इसके बाद अगला है आपका कान पर जूना रेंगना। कान पर जूना रेंगना से तात्पर्य क्या है कि किसी बात का असर ना होना, किसी व्यक्ति को आप कुछ भी कह लो, ठीक है, उस पर किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। ठीक, जैसे कि वर्तमान में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कई प्रकार के लोग हमको समाज में हमारे रिश्तेदारों में देखने को मिलते हैं, आप उनसे कुछ भी कहिए, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता, वो चिकने घड़े के जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो वही है, इसका अर्थ क्या होगा, कान पर जूना रेंगना अर्थात किसी भी बात का असर ना होना। ठीक है, जैसे रामायण आप देख रहे थे तो रावण को कितने सारे लोगों ने समझाया, ठीक है, वो क्या करे, सीता जी को वापस कर दे, सीता जी को वापस कर दे, लेकिन उसके कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। अच्छा, ये एग्जाम्पल भी वही दिया है मैंने। ठीक है, रावण को राम से युद्ध ना करने एवं सीता को ससम्मान राम को वापस करने हेतु उसके भाइयों ने बहुत समझाया, परंतु उसके कान पर जूं तक नहीं रहेगी और उसको क्या देखना पड़ा, अपना अंत देखना पड़ा। ठीक है, कुल का विनाश देखना पड़ा। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, तो ये हो गया आपका जो लोकोक्ति एवं मुहावरे। देखिए, सामान्य हिंदी में बता रहा हूं आपको बार बार कि ये काफ़ी इजी वाला पार्ट है, 200 नंबर का ये पार्ट है। ठीक है, आपका जो पूरा मेंस होता है वो 1400 नंबर का होता है, जिसमें से 200 नंबर आपका ये वाला पार्ट प्ले करता है, और काफ़ी स्कोरिंग पेपर है, काफ़ी इजी पेपर है, बहुत शॉर्ट सिलेबस है, और प्रश्नों की प्रकृति देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि इस पेपर की तैयारी बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है। ठीक है, केवल लिखने का तरीका आपको वहाँ पर क्या करना है, अच्छे से लिख करके आना है। अब दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में क्या आएगा आपका, संधि, समास, ठीक है, जो वाला जो पार्ट है, व्याकरण वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, वो पूछा जाता है आपका हिंदी का, जिसमें 10 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देने रहते हैं। 10 में से 5 के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न फिर से 3 नंबर का रहेगा, ये सेक्शन भी 15 नंबर का रहता है। ठीक, अभी आप प्रश्न देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना ईजी पेपर हिंदी का आता है। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, वधू धन आगमन का संधि कीजिए, अर्थात जो वधू धन आगमन है उसकी संधि करनी है। ठीक है, तो वधू धन आगमन की संधि क्या होगी, वधवागमन। ठीक है, वधवागमन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ऊ धन आ मिलकर क्या हो जाते हैं, वाह हो जाते हैं। ठीक है, ये किसका उदाहरण है, ये यण संधि का उदाहरण है, जो हम लोगों ने 3 नंबर के प्रश्न में पढ़ा था, यण संधि क्या है ना, तो ई और ई का क्या हो गया था, ई और ई का या हो गया था, है ना, और छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आएगा तो उसका क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। ठीक है, छोटे ऊ और बड़े ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वाह हो जाएगा, तो ये यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, जिसमें छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या ऋषि के बाद क्या आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भिन्न स्वर आएगा तो ई और ई का क्या हो जाएगा, या, ऊ और ऊ का क्या हो रहा है, वाह हो रहा है, तथा ऋषि का रा हो जाता है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने, आपके 3 नंबर जो है वो पक्के हो गए। ठीक,
अगला प्रश्न है आपका, अमृत धारा में कौन सा समास है भाई? अमृत धारा में कौन सा समास है? ठीक है, तो बताएंगे अमृत धारा, ये समस्त पद क्या हो गया आपका? अमृत धारा। विग्रह करेंगे तो अमृत की धारा। अब इसमें समास कौन सा है? इसमें संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास है। इसमें समास के पूर्व पक्ष में संबंध तत्पुरुष की विभक्ति अर्थात का, के, की का लोप हो जाता है। जैसे इसमें हुआ है अमृत की धारा, तो की इसका लोप हो गया और ये क्या हो गया? समस्त पद बन गया अमृत धारा। ठीक है, इसके बाद अगला है शुक के 3 पर्यायवाची लिखिए भाई। शुक हम सभी को पता है, इसके 3 पर्यायवाची लिखना है। तो शुक के पर्यायवाची 3 कौन से हैं? तोता, सुआ व कीर। ये 3 पर्यायवाची हो गए आपके किसके? शुक के। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, उर्वरा का विलोम शब्द लिखिए। उर्वरा का विलोम होता है ऊसर, हम सभी को पता है। ठीक है, उर्वरा भूमि और ऊसर भूमि। ठीक है, इसका विलोम क्या होता है? उर्वरा का विलोम ऊसर होता है। आप चाहें तो अर्थ भी बता सकते हैं कि भाई उर्वरा का अर्थ क्या होता है, मतलब जो भूमि अधिक उपजाऊ होती है, और ऊसर का अर्थ जो होता है जहां पर उपजाऊ कम होती है, बंजर भूमि जिसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जेठ शब्द का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्द जो होते हैं तो उसमें कभी तत्सम का तद्भव रूप लिखने को आता है और कभी तद्भव का तत्सम रूप लिखने को आ जाता है। तो जेठ शब्द का तत्सम रूप ज्येष्ठ होता है। ठीक है, अब हम सभी को पता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से एज इट इज ले लिए गए हैं। ठीक है, और तद्भव रूप क्या होता है? जो कि मतलब समाज में प्रचलित जो लोग हैं अलग अलग प्रकार से उनका जो रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब अलग अलग क्षेत्रीय हिसाब से, तो वो तद्भव रूप कहलाता है। तो आपको पता है। इसके बाद अगला है पर्यंक शब्द का तद्भव रूप लिखना है। पर्यंक जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक है, ये किसका? पलंग कहा जाता है, इसको बिस्तर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका तद्भव रूप लिखना है। तो पर्यंक का तद्भव रूप क्या है? अब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पलंग बोलते हैं। तो पर्यंक जो है वो संस्कृत से एज इट इज लिया गया। ठीक, अब अगला हो गया आपका प्रश्न। देखिए, अब इसके बाद एक अगला प्रश्न आपका आता है, प्रश्न क्रमांक जी आपका 9 है। ठीक है, ये भी काफ़ी इजी प्रश्न आता है। ठीक है, ये भी 15 नंबर का होता है आपका। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये गद्यांश, अपठित गद्यांश इसको बोला जाता है। ठीक है, अपठित गद्यांश। ठीक है, या फिर इसको अनसीन पैसेज हम लोग कहते हैं। अब अपठित गद्यांश क्या होता है? इसमें आपको गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, उन प्रश्नों की संख्या रहती है 5 और प्रत्येक प्रश्न जो है वो उसका अंक रहता है 3। इस प्रकार ये सेक्शन भी 15 अंकों का होता है। ठीक है, अर्थात ये काफी इजी पेपर जो है वो हिंदी का रहता है। ठीक है, तो इस गद्यांश को देखते हैं। गद्यांश क्या है? ठीक, इतना लंबा गद्यांश लिखना संभव नहीं था, इसलिए स्क्रीनशॉट लेकर के इसको ऐड ऑन किया गया है आपके इसमें। देखिए गद्यांश क्या है? मानव जाति ने अपने उद्भव काल से ही प्रकृति की गोद में और उसी से अपने भरण पोषण की सामग्री प्राप्त की। सभी प्रकार के वन्य या प्राकृतिक उपादान ही उसके जीवन और जीविका के एकमात्र साधन थे। प्रकृति ने ही मानव जीवन को संरक्षण प्रदान किया। रामचंद्र, सीता व लक्ष्मण ने पंचवटी नामक स्थान पर कुटिया बनाकर वनवास का लंबा समय व्यतीत किया। ठीक है, वृक्षों की लकड़ी से मानव ने क्या किया? अनेक प्रकार के लाभ उठाता है। उसने लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया। इससे मकान व झोंपड़ियाँ बनाई। इमारती लकड़ी से भवन निर्माण, कृषि यंत्र, परिवहन जैसे रथ, ट्रक तथा रेलों के डिब्बों तथा फर्नीचर आदि बनाए जाते हैं। कोयला भी लकड़ी का प्रतिरूप है। वृक्षों की लकड़ी तथा उसके उत्पाद जैसे नारियल का जूट, लकड़ी का बुरादा, चीड़ की लकड़ी आदि का प्रयोग फल, कांच के बर्तन आदि नाजुक पदार्थों की पैकिंग में किया जाता है। इस प्रकार वृक्षों से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभों के अतिरिक्त परोक्ष फायदे भी हैं। जीवनदायिनी ऑक्सीजन पेड़ों से प्राप्त होती है। वृक्षों के आधिक्य से बाढ़ नियंत्रण में सहायता मिलती है। ठीक है, तो ये बताया गया है कि मानव जाति के मतलब जीवन में प्रकृति का क्या योगदान है, वृक्षों का क्या योगदान है। ठीक है, इन सब के बारे में बताया गया है। ठीक, और इस पर आधारित प्रश्न क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? ठीक है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? ठीक है, तो हम सभी को पता है, इसका उत्तर हम लोग देंगे इसके किसके? गद्यांश के आधार पर। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है लकड़ी का प्रतिरूप क्या है? तीसरा है वृक्षों से परोक्ष फायदा किसमें हो सकता है? पांचवा है पंचवटी का समास विग्रह क्या है? और इस गद्यांश का सटीक एवं उचित शीर्षक लिखिए। ठीक, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? ठीक है, तो नीचे इसके प्रश्न जो है वो उसके उत्तर दिए गए हैं। आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था? आदिकाल में मानव जीवन प्रकृति पर आधारित था। इस गद्यांश में जो हमने देखा है, ठीक है, उसके आधार पर उत्तर दिया है कि आदिकाल में मानव जीवन प्रकृति पर आधारित था। अगला प्रश्न है लकड़ी का प्रतिरूप क्या है? लकड़ी का प्रतिरूप इस गद्यांश में कोयले को बताया गया है। कोयला भी लकड़ी का ही प्रतिरूप है। अगला प्रश्न है वृक्षों से परोक्ष लाभ किसमें होता है? जो वृक्ष होते हैं उनसे परोक्ष लाभ किसमें होता है?
ठीक है, तो इस गद्यांश के आधार पर इसका उत्तर क्या होगा? जीवनदायिनी ऑक्सीजन एवं बाढ़ नियंत्रण में वृक्षों से परोक्ष लाभ हो सकता है। अगला प्रश्न है, पंचवटी का समास विग्रह क्या है? तो पंचवटी 5 वटों का समाहार अर्थात पंचवटी। द्विगु समास अर्थात जिसमें संख्या की बात आ जाती है, ठीक है, संख्या वाचक जो होता है वो द्विगु समास कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इस गद्यांश का सटीक एवं उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका सटीक एवं उचित शीर्षक क्या होगा? प्रकृति मानव जीवन में इसके लाभ। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कुछ शीर्षक आता है तो लिख सकते हैं, बस शीर्षक क्या होना चाहिए आपका? प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेटिव मतलब रिलेवेंट होना चाहिए, जिससे आपके जो अनसीन पैसेज है उससे। इस प्रकार हमारा ये जो हिंदी का पेपर है ये यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। इस प्रकार आपका 2018 के जो पहले 5 प्रश्न पत्र हैं वो आपके यहाँ पर समाप्त होते हैं। ऐसे का जो पेपर है उसमें काफ़ी चेंजेस अब आ गए हैं। पहले वाला जो पैटर्न था वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब स्पेसिफिक टॉपिक दे दिए गए हैं। करंट वाला जो कंटेंट है ऐसे में वो जोड़ दिया गया है, और हिंदी का जो एक पार्ट था, ठीक है, वो भी ऐसे के पेपर में जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी मुख्य परीक्षा के मॉडल आंसर्स के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम आगे अब 2017 की जो मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र है, ठीक है, उनके प्रश्नों के मॉडल आंसर लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।